इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है? एक टाइप का डिवाइस है जो इस प्रिंसिपल पे बेसिस है कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसका जो प्रिंसिपल है वो एक तो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कट होती हैं, उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तब जाके आपका करंट प्रोड्यूस होता है। और जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। इसलिए जो करंट आप जो जनरेटर है इसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग सेम है, डिफरेंस इतना है उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर था उसमें स्प्लिट रिंग्स थी, यानी कि वो हाफ वाली थी आपकी कम्यूटेटर। इसमें क्या होता है फुल वाली रिंग होंगी जिनको हम लोग बोलेंगे स्लिप रिंग। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। into electrical energy। सेकेंड है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय पासिंग ए कंडक्टर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इट इज बेस्ड अपॉन। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की खास बात ये है, ये आपको कभी कष्ट देने नहीं आता है, ये आता ही नहीं है। आएगा तो प्रिंसिपल, वर्किंग, और ये जरूरी नहीं है आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर क्या है। इस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कई टाइम्स बोर्ड में इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, वो बोर्ड वाले भी घुमा फिरा के पूछते हैं आपसे। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? सेम है वही, हमारी एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उस कोर के ऊपर हमने क्या किया है? इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप किया। अब जो बना जाके उसे हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। ये जो कॉइल बनी उसको आर्मेचर कॉइल या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। इट इज सराउंडेड बाय टू मैग्नेट पोल्स, या दो मैग्नेट से सराउंडेड है। इसको फिर से, ये आपके दो स्प्लिट रिंग्स हैं, सॉरी स्लिप रिंग्स है। ये R1 हो गया, ये R2, देन कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। उसके बाद में ये वहां भेज दिया जाता है, करंट जो प्रोड्यूस होता है जहां पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दिस इज आर्मेचर कॉइल। नाम वही इसका रख देंगे PQRS। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? It consists of a armature coil PQRS surrounded by two strong magnets। ठीक है, coil surrounded by two। This coil is further connected to two slip rings। This coil is further connected to two slip rings, carbon brushes and वायर या लोड जहां हमें करंट सप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका वर्किंग। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक शाफ्ट से इसको कनेक्ट करते हैं और इस शाफ्ट को हम रोटेट करवाते हैं। सपोज हमने इस शाफ्ट को रोटेट करवाया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे ही शाफ्ट
अब देखो यहाँ समझना, ये हमारी फिर से मान लेंगे कि कोई कॉइल है पी क्यू आर एस, ठीक है, इस तरह से है। अब इससे कनेक्टेड है शाफ्ट, हमने मान लिया ये हमारी शाफ्ट इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको मूव करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से ये मूव करेगी, तो जो आर एस है राइट आर्म वो आपकी मूव करेगी अपवर्ड, और जो पी क्यू है वो मूव करेगी डाउनवर्ड, जैसे ही ये शाफ्ट हमारी रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, ये जो पी जो आर एस ये आपको दिख रही है आर एस साइड है राइट साइड, ये जैसे इधर आ जाती है यानी कि आर एस जो है वो पी क्यू साइड आ गई, पी क्यू हो गई, पी क्यू हो गई आपकी, और जो पी क्यू थी वो हो गई आर एस की जगह पे। अब यहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज कर लिया, जब कॉइल्स की आर्म से इंटरचेंज कर लिया, इस बार क्या होगा कि जो आपकी पी क्यू है वो अपवर्ड जाएगी, सॉरी जो आर एस है वो अपवर्ड जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, आर एस पहले आर एस अपवर्ड गई थी, पहले आर एस ये अपवर्ड गई थी, इस बार क्या है पी क्यू आपकी अपवर्ड जाएगी। और इस तरह से ये जो इसके साइड में मैग्नेट रखी हैं, ये जो यहाँ पे मैग्नेट है इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, जैसे ये मूव करेगी इस तरह से तो ये क्या करेगी, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है इसको कट करेगी, और यहाँ पे इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। उस करंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं जहां हमें जरूरत होती है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू कार्बन ब्रशेस। थ्योरी लिखेंगे, इनिशियली द कॉइल इज एट horizontal position, horizontal position, shaft is rotated in anti-clockwise direction, ठीक है। shaft को हमने anti-clockwise direction में इस तरह से रोटेट कराया। now arm या फिर right arm RS moves upward and left arm moves downwards and cuts the magnetic field lines. So an EMF and hence a current is induced in the coil. देखो अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ये ऊपर की ओर मूव की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमें अपना राइट हैंड यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की ये जो आरएस है वो आपकी अपवर्ड है डाउनवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ये डाउनवर्ड है नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर के लिए, तो जो आपका करंट है वो फ्लो कर जाएगा इस डायरेक्शन में यानी Q to P। अगर इधर की बात करें तो ये आपका S to R फ्लो करेगा, और जो करंट की नेट डायरेक्शन है वो होगी SRQP। हाफ रोटेशन बाद यही करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, Fleming's right hand rule, current flows S to R in arm RS and Q to P in arm PQ। अब आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर हाफ रोटेशन जो आपका PQ है वो अपीयर होगा, PQ अपीयर्स RS एंड RS अपीयर्स PQ, ठीक है। नाउ पहले हमारी RS जो है बढ़ जा रही थी, अब RS जो है वो कैसे मूव करेगी, RS मूव्स डाउनवर्ड एंड PQ मूव्स अपवर्ड। According to Fleming, current flows जब ये जो PQ है वो इधर आ जाएगा, नहीं इधर P आ जाएगा, इधर आपका Q आ जाएगा, इधर R आ जाएगा और इधर आ जाएगा S,
तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, P to Q, Q to R to S. According to Fleming, current flows from P to Q and R to S. Now the direction of current changes या changed. ये आपका ये शो करता है कि जो भी आपका ये जनरेटर है वो एसी जनरेटर है, क्योंकि पहले हमने देखा तो करंट हमारा कहां से जा रहा था, करंट हमारा था S to R to Q to P, इस बार हमारा P Q इधर आ गया तो करंट जा रहा है P Q R S, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपकी कैसे चेंज हुई है, पहले थी वो S R Q P, अगली बार हो गई आपकी P Q R S, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, इस पे ये शो होता है कि ये आपका एसी जनरेटर है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है कि जो वायर है उनकी जब ओवरहीटिंग हो जाती है, कहने का मतलब जब उसमें हाई करंट फ्लो करता है तो करंट बढ़ने की वजह से उसका रेजिस्टेंस जो है वो जब उसमें हीट ज्यादा डेवलप हो जाती है, अकॉर्डिंग टू H=I²RT जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ पे जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वायर की हीटिंग हो जाती है, उसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो इट इज ओवरहीटिंग of wiring due to flow of large amount of current. ठीक है, करंट के बहुत ज्यादा फ्लो होने से जो ओवरहीटिंग हो जाती है उसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग में भी यही होता है, इसमें क्या होता है बस जो लाइव वायर है वो न्यूट्रल वायर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो इट इज द फेनोमेना in which live wire comes in contact with neutral wire and current flows in large amount. नेक्स्ट टॉपिक है, पहले आपको ये बता दें कि लाइव और न्यूट्रल वायर क्या होते हैं। लाइव वायर क्या है आपका, लाइव वायर ऐसा वायर है जिसपे रेड कलर का इंसुलेशन होता है, तो द वायर हैविंग रेड कलर इंसुलेशन। अगर हम इसको होल्ड कर लें तो ये हमें एक शॉक देगा, इफ वी टच इट दिस गिव्स अ शॉक। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या है आपका, जिसमें ग्रीन कलर, इसमें रेड कलर होता है, इसमें आपका ब्लैक कलर इंसुलेशन होगा। द वायर हैविंग ब्लैक कलर इंसुलेशन, और ये आपका इट डजंट गिव शॉक, ये आपका शॉक नहीं देता है अगर इसको टच कर ले। लास्ट है आपका अर्थ वायर। अर्थ वायर जो है ये आपका ग्रीन कलर इंसुलेशन के साथ होता है और ये यूज होता है किसी भी वायर की शॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। थैंक यू क्लास।